हेलो नमस्कार एवरीवन। नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आरती आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। तो सबसे पहले हम आपको बताना ये चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है। तो हम जो है हमारी चर्चा आपके साथ चल रही थी कौन सी मौर्य साम्राज्य के बारे में हम आपसे डिस्कशन कर रहे थे। अभी फिलहाल हम जो मौर्य साम्राज्य जानने के जो सोर्सेस हैं उन पर हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। तो मौर्य साम्राज्य जानने के जो सोर्सेस हैं उनको हमने आपसे दो भागों में आपके जो है डिवाइड किया हुआ था। एक था साहित्यिक स्रोत और दूसरा था अभिलेखी स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी फिलहाल चर्चा चल रही है किस पर? अभिलेखी स्रोतों पर। तो जो अभिलेखी स्रोत हैं उनको भी हमने दो भाग में डिवाइड किया हुआ था। वो कौन कौन से? दीर्घ शिलालेख और दूसरा क्या है? स्तंभ लेख। ठीक है। तो जो शिलालेख थी उनको भी दो भाग में डिवाइड किया है, जो कि हमने आपसे ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। दीर्घ शिलालेखों में हमने आपसे क्या बताया था कि दीर्घ शिलालेख जो अशोक के हैं वो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं जिन पर 14 बातें अंकित हैं। ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं किसकी? लघु शिलालेख की, तो लघु शिलालेखों लेख के बारे में भी हमने कल आपसे चर्चा किया। आज हम आपसे डिस्कशन करने वाले हैं जो अशोक के स्तंभ लेख हैं। तो अशोक के स्तंभ लेखों को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया था। पहला था वृहत स्तंभ लेख और दूसरा कौन सा था? लघु स्तंभ लेख। तो कल हमने आपसे चर्चा किया था जो वृहत स्तंभ लेख हैं। वृहत स्तंभ लेख हमने आपसे बताया था कि 6 स्थानों से मिले हुए हैं जिन पर जो मुख्य रूप से 7 बातें अंकित हैं। वो 7 बातें कौन कौन सी अंकित हैं इसके बारे में भी हमने एक एक करके आपको बताया हुआ था। ठीक है। अगर आपको 7 बातें जानने की अगर आप इच्छुक हैं तो आप पिछला वीडियो देख लेंगे, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? जो अशोक के लघु स्तंभ लेख हैं। ठीक है। उसके मेन चीज हम फोकस उसी पर करेंगे। लेकिन कल जो है वृहत स्तंभ लेखों के बारे में चर्चा करते करते टाइम काफी हो गया था, तो इस वजह से कुछ इंपॉर्टेंट बातें छूट गई थी, तो उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं। ठीक है। तो जो अशोक के स्तंभ लेख हैं, तो अशोक के स्तंभ लेखों को पहली चीज तो हमने स्तंभ लेख को हमने दो भागों में डिवाइड किया, वृहत स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। ठीक है। तो जो वृहत स्तंभ लेख हैं तो उनको भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। वो क्या है? जो स्तंभ लेख हैं तो दो तरीके के हैं, वो तो है ही वृहत और लघु, लेकिन एक कौन सा है? एक है लेख युक्त और दूसरा क्या है? लेख विहीन। मतलब कि जो स्तंभ लेख हैं कुछ स्तंभों में उसकी लिपि पाई गई है, कुछ लिखा हुआ पाया गया है, तो उनको क्या बताया है हमने? उनको लेख युक्त कहा है। लेकिन जिन पर किसी लिपि का अंकन नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो वहीं पर उसको हमने क्या नाम दिया है? तो वो लेख विहीन नाम दिया है। तो सबसे पहली चीज हम ये जानेंगे कि लेख विहीन स्तंभ लेख कितने थे। तो लेख विहीन स्तंभ लेख जो थे वो मुख्य रूप से 4 थे। कितने थे? 4। एक था रामपुरवा जो कि बिहार के चंपारण में स्थित है। ठीक है। दूसरा कौन सा है? कोसम है। ये कहाँ पर स्थित है? कौशाम्बी में स्थित है। एक है बसाड़, जो कि बसाड़ का अगर दूसरा नाम पूछता है तो इसको वैशाली के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वैशाली के नाम से जानते हैं, जो कि बिहार में स्थित है। ठीक है। चौथा कौन सा है? संकिसा। संकिसा ये कहाँ पर स्थित है? तो ये वर्तमान समय में फर्रुखाबाद में स्थित है। अगर पहले की सिचुएशन देखें तो ये जो संकिसा स्तंभ लेख आता था तो ये एटा जिले में आता था। ठीक है। लेकिन जिले के बंटवारे को लेकर के थोड़ा सा इसकी जो सिचुएशन थी वो चेंज हो गई। ये कहाँ पर है इस समय वर्तमान समय में? तो ये फर्रुखाबाद में स्थित है। ठीक है। तो लेख विहीन कितने कितने स्तंभ लेख हैं अशोक के? तो लेख विहीन अगर स्तंभ लेखों की हम बात करते हैं वो कितने हैं? तो वो 4 हैं। वो कौन कौन से हैं? रामपुरवा है, कोसम है, बसाड़ या वैशाली है, और चौथा कौन सा है? संकिसा। एक चीज और आपको ध्यान देना है कि ये रामपुरवा जो है, ये रामपुरवा
इस ऐसा स्तंभ लेख है जो कि लेख विहीन में भी आता है और जिसमें कुछ अंकन दिया हुआ है उसमें भी आता है। यहाँ से रामपुरवा से 2 स्तंभ लेख मिले हुए हैं जिनमें की जिसमें नहीं लिखा हुआ है, जिसमें कोई लिपि नहीं है, यानी कि लेख विहीन वाला जो स्तंभ लेख है तो उसमें किसका अंकन है? उसमें वृषभ का अंकन है। क्लियर है? आपको यहाँ बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जो लेख विहीन है उसमें वृषभ का अंकन है, वहीं पर जिसमें लेख लिखा हुआ है तो उसमें कौन से पशु का अंकन है? तो उसमें शेर का अंकन है। इस चीज को आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है कि रामपुरवा से 2 स्तंभ लेख मिले हुए हैं, एक में वृषभ का अंकन है और एक में सिंह का अंकन है। जिसमें वृषभ का अंकन है तो वो जो है लेख विहीन है, लेकिन जिसमें सिंह का अंकन है वो कैसा है? उसमें लेख लिखा पाया गया है। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? तो रामपुरवा, इसमें मैंने आपको क्या बताया कि बैल का अंकन है। कोसम में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि कोई किसी पशु का अंकन है या कुछ लिखा हुआ है, इस तरह से कुछ नहीं है। ये सिर्फ पाया गया है, ये लेख विहीन है। कौन सा? कौशम, जो कि वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है? कौशाम्बी में स्थित है। थोड़ा सा दूर, जो प्रयागराज से पहले पड़ता है, तो ये कौशाम्बी में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में बसाड़ या वैशाली आता है, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये बिहार में स्थित है। इस बिहार में स्थित है। अगर पशु का अंकन पूछता है कि बसाड़ या वैशाली में कि स्तंभ लेख में किस पशु का अंकन है, तो अगर पशु का अंकन पूछता है तो शेर होगा। क्या होगा? पशु के अंकन को अगर पूछता है तो शेर होगा। अब इसके बाद में बात करते हैं संकिसा की, कि संकिसा कहाँ पर है। हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये फर्रुखाबाद में स्थित है और कौन सा पशु इसमें अंकित है? तो वो है हाथी। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या जाना कि जो लेख विहीन स्तंभ लेख थे वो मुख्य रूप से 4 थे। कौन कौन सा था? पहला था रामपुरवा, दूसरा है कोशम, तीसरा है बसाड़ और चौथा कौन सा है? संकिसा। आई होप आप समझ गए होंगे कि कौन से स्तंभ लेख में किस किस पशुओं का अंकन दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं लेख युक्त जो स्तंभ लेख पाए गए हैं वो कितने हैं? तो लेख युक्त अगर हम स्तंभ लेख की बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से 5 हैं। कौन कौन से हैं? एक है सारनाथ, दूसरा है सांची, तीसरा है लौरिया अरराज, चौथा है लौरिया नंदनगढ़ और 5वां क्या है? रामपुरवा है। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रामपुरवा में, रामपुरवा क्योंकि लेख विहीन के अंतर्गत भी आता है और जिसमें लेख लिखा हुआ है उसके अंतर्गत भी आता है। लेख विहीन में वृषभ का अंकन है, जिसमें लेख पाया गया है उसमें किसका अंकन है? तो उसमें सिंह का अंकन है। ठीक है, अब इसके बाद में सारनाथ से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, जानते हैं आप। ये जो सारनाथ स्तंभ लेख है इसको सबसे अच्छा माना गया है। अशोक के सारे स्तंभ लेखों में सबसे अच्छा कौन सा स्तंभ लेख है? ये सारनाथ स्तंभ लेख है, जो कि कहाँ पर स्थित है? वाराणसी, यूपी के वाराणसी में स्थित है। ठीक है, तो इसके बाद में अगर सांची की बात करते हैं तो सांची स्तंभ लेख है, ये जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसके बाद में लौरिया अरराज या लौरिया नंदनगढ़, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बिहार में ही स्थित है। बिहार के चंपारण से ये दोनों स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से? लौरिया अरराज और लौरिया नंदनगढ़, ये दोनों कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बिहार के चंपारण से प्राप्त हुए हैं। वहीं पर रामपुरवा भी यहीं से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? चंपारण से ही प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं कि लेख युक्त अशोक के स्तंभ लेख कितने हैं, तो वो मुख्य रूप से कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, अगर बात करता है इस लेख विहीन स्तंभ लेख कितने हैं, तो वो कितने हैं? 4। और अगर लेख युक्त पूछता है तो ये है 5। ठीक है, सबका पता चल गया। अब इसके बाद में बात करता है कि इन सब में ये जो लेख विहीन लेख युक्त जितने भी स्तंभ लेख हैं, तो इन सब में शेर का अंकन पाया गया है। किसका अंकन पाया गया है? शेर का अंकन पाया गया है। कौन कौन सा? एक तो सारनाथ, दूसरा सांची, तीसरा लौरिया अरराज, चौथा लौरिया नंदनगढ़ और 5वां क्या? रामपुरवा। इसमें कौन कौन से पशुओं का अंकन किया गया है? तो इसमें जो है
शेर का अंकन किया गया है। ठीक है, तो ये थे अशोक के जो स्तंभ लेखों से संबंधित जो इम्पोर्टेंट थे, जो छूट रहे थे, तो हमने आपके साथ डिस्कशन किया। अब इसके बाद में अशोक के वृहद स्तंभ लेखों के बाद में बारी आती है अशोक के लघु स्तंभ लेख। ठीक है, तो अशोक के लघु लघु स्तंभ लेखों की अगर हम बात करते हैं तो अशोक के लघु स्तंभ लेख मुख्य रूप से कितने हैं? तो वो 5 हैं। वो 5 कौन कौन से हैं? आइए हम आपके साथ इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर लघु स्तंभ लेख की बात करते हैं तो ये कितने हैं? 5 हैं। वो 5 कौन कौन से हैं? एक तो है सांची, दूसरा है सारनाथ। ठीक है, हमने आपको ऊपर बताया ना कि सांची कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। दूसरा है कौन सा? सारनाथ, जो कि यूपी के वाराणसी में स्थित है। इसके बाद में तीसरा है कौशाम्बी, जो कि यूपी के कौशाम्बी में ही स्थित है। ये प्रयागराज से पहले पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में चौथा कौन सा है? रुम्मिनदेई, और पांचवा कौन सा है? निगाली सागर। ठीक है, तो अगर हम मुख्य रूप से बात करते हैं, अगर पूछता है कि अशोक के लघु स्तंभ लेख कितने थे, तो वो मुख्य रूप से कितने थे? 5 थे। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं सांची, सारनाथ और कौशाम्बी। ये 3 लघु स्तंभ लेख ऐसे हैं जिसमें कि इन तीनों स्तंभ लेखों में जो है संघ भेद रोकने के का उल्लेख किया गया है। कहां पर? सांची, सारनाथ और कौशाम्बी, ये 3 लघु स्तंभ लेख ऐसे हैं जिसमें कि संघ विभेद करने का जो है उल्लेख पाया गया है। संघ भेद करने का मतलब क्या है कि जैसे जो उस समय जो संघ होते थे, बौद्ध धर्म के जो संघ होते थे, तो उन पर जो फूट डालने का काम करता था, तो उस पे जो है रोक लगाई गई है। तो वो कौन से 3 स्तंभ लेख हैं? तो वो है सांची, सारनाथ और कौशाम्बी, जहां पर संघ भेद करने के लिए रोक लगाई गई है। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद में जो चौथा और 5वें नंबर का है, चौथे नंबर पर क्या है? रुम्मिनदेई है, और 5वें नंबर पर क्या है? निगाली सागर है। तो ये जो रुम्मिनदेई और निगाली सागर स्तंभ लेख है, तो ये दोनों स्तंभ लेख कहां पर स्थापित हैं? तो ये नेपाल की तराई में स्थापित हैं। कहां पर स्थापित हैं? नेपाल की तराई में। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर अशोक के लघु स्तंभ लेख की बात पूछते हैं तो कितने हैं? मुख्य रूप से 5 हैं। वो कौन कौन से हैं? सांची, सारनाथ, कौशाम्बी। इन तीनों में क्या किया गया है? संघ भेद रोका गया है, संघ भेद रोकने का उल्लेख किया गया है। इसके बाद में जो रुम्मिनदेई और निगाली सागर हैं, तो ये लास्ट के जो 2 हैं, तो ये अगर इनकी स्थिति की बात पूछता है कि ये कहां पर स्थापित हैं, तो ये नेपाल की तराई में स्थापित हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरह से अगर आप कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे, अगर वृहद स्तंभ लेख की बात पूछते हैं तो वृहद स्तंभ लेख 6 जगह से पाए गए हैं। ठीक है, जिनमें 7 बातें अंकित हैं। लेकिन वहीं पर अगर लघु स्तंभ लेख की बात करते हैं तो लघु स्तंभ लेख कितने हैं? तो वो मुख्य रूप से 5 हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे कि सांची सारनाथ, यानी कि जो सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, रुम्मिनदेई, इन पर मुख्य मुख्य कौन कौन सी बातें दी गई हैं, तो इसके बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बारी आती है किसकी? सांची की। हमने ऑलरेडी आपसे बताया हुआ है सांची कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, रायसेन जिले में स्थित है। अब इसके बाद में अगर इसके खोज करने की बात आती है कि इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज 1905 में हुई। एक थे आरएल स्टाइन साहब। कौन थे? आरएल स्टाइन साहब थे, जिन्होंने सांची स्तंभ लेख की खोज की। क्लियर हो गया? अब इसके बाद में क्या है? सारनाथ भी इसी के अंतर्गत आता है, और कौशाम्बी भी इसी के अंतर्गत आता है। तो सारनाथ के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो कौशाम्बी स्तंभ लेख है, तो इसकी स्थापना किसने किया है? तो इसकी खोज किया है किसने? कैप्टन बर्ट ने। ठीक है, कब किया है? 1813 में। ठीक है, कौशाम्बी की खोज किसने किया? कौशाम्बी स्तंभ लेख की खोज कैप्टन बर्ट ने किया है। कब? 1813 में। वहीं पर अगर हम बात करते हैं सांची की, तो सांची की खोज किसने किया है? तो आरएल स्टाइन साहब ने किया है।
कब किया है? 1905 में। ऑलरेडी हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये ऐसे स्तंभ लेख हैं जिन पर संघ भेद के लिए रोक लगाई गई है। और समझ ये जाना कैसे जाता था कि ये व्यक्ति या फला व्यक्ति या अमुक व्यक्ति जो है संघ में विभेद करने की कोशिश कर रहा था या फूट डालने की कोशिश कर रहा था। तो जो व्यक्ति इस तरह से पाया जाता था, संघ में फूट डालने के लिए करते हुए पाया जाता था, तो उस व्यक्ति को अन्य लोगों की अपेक्षा बिल्कुल डिफरेंट करके रखा जाता था और उसको वस्त्र कैसे पहनाए जाते थे? श्वेत वस्त्र पहनाए जाते थे। क्लियर हुआ कि जो भी संघ में फूट डालते हुए पाया जाता था तो उसको सफेद वस्त्र धारण करने पड़ते थे, ठीक है, ताकि लोग दूर से ही ये देख सके कि फला व्यक्ति जो है संघ में भेद डालने की कोशिश कर रहा होगा या फूट डालने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से इन तीनों अभिलेख में संघ भेद की बात आती है। इसके बाद में क्या है? इस स्तंभ लेख में इसकी और विशेषता क्या है? कौशाम्बी की। ये तो हो गए ऊपर के दोनों, लेकिन कौशाम्बी की विशेषता क्या है कि इस स्तंभ लेख में अशोक की एकमात्र रानी तीवर की मां कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। अशोक का एक पुत्र था, वो कौन था? तीवर था। तीवर की मां का नाम था क्या? कारुवाकी। जो अशोक की सिर्फ और सिर्फ इसी रानी का अभिलेख नाम कहां पर मिलता है? तो ये मिलता है कौशाम्बी के जो स्तंभ लेख है उसमें अशोक की सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रानी का नाम मिलता है। वो कौन सी है? कारुवाकी है, ठीक है। तो इस उनका नाम होने की वजह से कौशाम्बी स्तंभ लेख में रानी कारुवाकी का नाम होने की वजह से इस स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? रानी का अभिलेख भी कहते हैं। इस कौशाम्बी स्तंभ लेख में यह भी अंकित है कि रानी कारुवाकी ने जो है दान भी दिया था, ठीक है। तो दान की वजह से इस अभिलेख का नाम दान का अभिलेख भी पड़ा, ठीक है। तो इस अभिलेख को अन्य कौशाम्बी अभिलेख को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो रानी के अभिलेख के नाम से भी जानते हैं और दान के अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया? ये किसकी बात कर रहे हैं? हम कौशाम्बी की बात कर रहे हैं। इसके बाद में बात आती है रुम्मिनदेही स्तंभ लेख। अभी दो बचे ना, एक रुम्मिनदेही स्तंभ लेख और दूसरा कौन सा? निगाली सागर या निगलीवा। ये दोनों कहां पर स्थित हैं? तो ये नेपाल की तराई में स्थित है। अब सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो रुम्मिनदेही स्तंभ लेख है इसकी खोज किसने किया है? तो इसकी खोज किया है फ्यूरर महोदय ने। कब किया है? 1895 में। कब किया है? 1895 में। अब पीछे से कोरिलेट करिए, सांची स्तंभ लेख की खोज किसने किया था? तो सांची स्तंभ लेख की खोज किया था R.L. स्टाइन साहब ने 1905 में। वहीं पर कौशाम्बी की खोज किसने किया है? तो कैप्टन बर्ड ने किया है। कब किया है? 1813 में। अब आपको इसको भी अपने माइंड में रखना है। कौन सा? कि रुम्मिनदेही स्तंभ लेख की खोज किसने किया है? तो इसकी खोज किया है फ्यूरर महोदय ने। कब किया है? तो 1895 में किया है। क्लियर? इसके बाद में इसकी विशेषता क्या है? इसकी यानी कि रुम्मिनदेही स्तंभ लेख की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता क्या है कि इस स्तंभ लेख में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करने का उल्लेख है। इसमें क्या उल्लेख मिला है कि रुम्मिनदेही स्तंभ लेख में जो तीर्थ यात्रा कर पड़ता था तो उसको अशोक ने क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था, ठीक है। तो इस तरह से अगर बात करता है कि तीर्थ यात्रा कर समाप्त करने का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है तो वो कौन सा होगा? रुम्मिनदेही स्तंभ लेख होगा, ठीक है। और क्या मिलता है? और इसमें ये मिलता है कि कृषि कर 1/6 से 1/8 कर दिया गया था, यानी कि कम कर दिया गया था। कृषि कर जो पड़ रहा था उसको कम कर दिया गया था। कितना था? 1/6 था और कर कितना दिया गया था? 1/8। ये आपको, ये बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको अपने माइंड में रखना ही है, ठीक है। क्या पता यहीं से क्वेश्चन उठा दे। तो इस तरह से अगर बात करते हैं कि कृषि कर कितना किया था घटा करके, तो 1/6 से 1/8 कर दिया था। क्लियर हो गया? अब इसके बाद में क्या है? इसने जो है इसने कृषि कर हटा दिया, कम कर दिया। इसके बाद में तीर्थ यात्रा कर भी हटा दिया। तो इसी वजह से इस अभिलेख को अन्य किस नाम से जानते हैं?
आर्थिक अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आर्थिक अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसी अभिलेख में जो है एक उद्बलिक जैसा शब्द आता है। क्या आता है? उद्बलिक। उद्बलिक का मतलब ही होता है कर से मुक्त। क्या होता है? उद्बलिक का मतलब ही होता है कर से मुक्त। ठीक है, तो यह एक ऐसा अभिलेख है जिस पर बुद्ध के जन्म स्थान की जानकारी देता है। किस लिए जानकारी देता है? कि बुद्ध का जन्म यहीं पर हुआ था, इसकी जानकारी देता है। तो वो कौन सा देता है? रुम्मिनदेई स्तंभलेख। ठीक है, तो रुम्मिनदेई स्तंभलेख किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है, सबसे पहले तो इसकी खोज किसने किया था? फ्यूरर महोदय ने किया था। कब किया था? तो 1813 में किया था। ठीक है, सॉरी 1895 में किया था। इसके बाद में इसमें क्या मुख्य चीज क्या है कि इस कर में तीर्थ यात्रा को अशोक ने समाप्त कर दिया था, इसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर जो कृषि कर था उसको अशोक ने 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया था। ठीक है, इसके बाद में इसमें 2 तरीके के कर, कृषि कर हटाया गया, तीर्थ कर को कृषि कर कम किया गया और तीर्थ यात्रा कर को हटाया गया। तो इस वजह से इस स्तंभ लेख को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो वो जानते हैं आर्थिक अभिलेख के नाम से जानते हैं। इसी में उद्बलिक जैसा शब्द आया है, जिस उद्बलिक का अर्थ होता है क्या? कर से मुक्त। ठीक है, इसके बाद में यह एक ऐसा स्तंभ लेख है जिसमें कि अशोक का जन्म यहीं पर हुआ था, इसका भी उल्लेख करता है। क्लियर हो गया? अब बात आती है किसकी? निगाली सागर या निगलीवा। ये लास्ट स्तंभ लेख है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये निगाली सागर या निगलीवा है। इसमें जो है ये अगर बात करता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद यहाँ पर गया था, तो अशोक जो है राज्याभिषेक के 14वें वर्ष गया था यहाँ पर। कहाँ पर? निगाली सागर या निगलीवा में। आई होप आप अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो इनकी सिचुएशन हमको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम आपसे डिस्कशन कर चुके हैं इसके बारे में कि ये स्तंभ लेख कहाँ पर स्थापित है। तो ये नेपाल की तराई में स्थापित है। ठीक है, तो ये अशोक कब वहां पहुंचा है? अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष पहुंचा है। अब इसके बाद में यहाँ पर किया क्या है? तो इसी निगाली सागर या निगलीवा अभिलेख में ये वर्णन मिलता है कि यहीं पर एक कनक मुनि थे। कौन थे? कनक मुनि थे, जिनको पौराणिक बौद्ध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पौराणिक बौद्ध के नाम से। किसको? कनक मुनि को। तो यहीं पर कनक मुनि का आश्रम था। तो जब अशोक गया तो अशोक ने क्या किया कि इनके जो कनक मुनि का आश्रम था उसका संवर्धन करवाया। क्या करवाया? संवर्धन करवाया, मतलब बढ़ा दिया, मतलब बनवाया था। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि इसने कनक मुनि के आश्रम को संवर्धित करवाकर दुगुना करवाया था। ठीक है, इसके बाद में 14वें वर्ष गया है अशोक। 14वें वर्ष कहाँ गया है? निगाली सागर या निगलीवा गया है। वहां पर एक आश्रम था, किसका? कनक मुनि का आश्रम। अगर कनक मुनि का नाम पूछता है दूसरा नाम, तो पौराणिक बौद्ध के भी नाम से इनको जाना जाता है। इन्हीं के आश्रम को अशोक ने क्या किया? संवर्धन करवा करके यानी बढ़ा करके दोगुना करा दिया गया। ठीक है, इसके बाद में 20वें वर्ष, 14वें वर्ष गया है, संवर्धन करवाया है आश्रम का, किंतु 20वें वर्ष गया है। जब 20वें वर्ष बन करके कंप्लीट हो गया है तो उसने क्या किया है? वहां पर जाकर के पूजा अर्चना की है। कहाँ पर? इसी आश्रम पर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो 20वें वर्ष आकर के पुनः आकर के इसने क्या किया है? यहाँ पे पूजा अर्चना की है। ठीक है, इस अभिलेख में अशोक के बुद्ध के पूर्व जन्म को स्वीकार किया है। ठीक है, अशोक के बुद्ध के पूर्व जन्म को स्वीकार किया है। मतलब कहने का मतलब है कि अशोक ने जो है इस चीज को स्वीकार किया कि जो बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कहानियां थी या इनके जो भी पूर्व जन्म थे, तो इस जो है निगलीवा सागर या निगाली सागर में जो है इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो बच्चों ये थे अशोक के अभिलेख मुख्य रूप से। आई होप आप समझ गए होंगे
और आज के बाद जो अभिलेख हैं, इन अभिलेखों को हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब आपका काम है कि आप समय के साथ इनका रिवीजन करते रहें, ताकि आपके माइंड से कोई भी चीजें ना निकले। अगर आप समय के साथ रिवाइज करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारी चीजें आपकी जबान पर होंगी, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है आपको कि ये बहुत डिफिकल्ट है, इतने सारे हैं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है। कोई भी चीज बच्चों टफ नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ हम ही उसको टफ बनाते हैं। वो कैसे? डर करके। क्योंकि आप जिस चीज से जितना दूर भागेंगे वो चीज आपको उतना ही डराएगी जितना आप डरेंगे, ठीक है। तो डरना नहीं है, डट कर मुकाबला करना है, ठीक है। तो अब हमारा यहीं तक टॉपिक था, ठीक है। नेक्स्ट डे हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। नेक्स्ट डे हमारा टॉपिक क्या होगा कि अशोक के अभिलेखों में अभी गुहा लेख बचा है, ठीक है। तो मैं जो कल का लेक्चर लेकर के आऊंगी, तो अशोक के अभिलेखों में जो गुहा लेख थे वो कहाँ कहाँ पर थे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर इसके बाद में एक तरफ से चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके जो भी आगे आने वाली पीढ़ियां थी या जो भी उनके उत्तराधिकारी थे, उनके साथ समय के रहते हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जाने के पहले आपसे ये हम जरूर बोलेंगे कि आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो आप अगर शेयर करेंगे तो इससे क्या होता है कि आपका एक शेयर हमारे लिए और अधिक ऊर्जावान बना देता है, ठीक है। तो अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगा है, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चंस क्लियर नहीं हो रहे हैं, किसी चीज में डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर आप क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डे जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो उसके थ्रू आपके जो कंफ्यूजन्स हैं उनको मैं दूर कर दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे दूसरे वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।